नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। जो दिसंबर का एमसीक्यू है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ इन इंडिया। जो ग्रेट हॉर्नबिल है वो स्टेट बर्ड कौन से स्टेट का है? ऑप्शन रहे आपके सामने ये। फर्स्ट वन इज केरला, सेकंड वन इज अरुणाचल प्रदेश, थर्ड वन इज बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। कौन सा सही है? चलिए 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड में बताइए। द ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ, केरला का है, अरुणाचल प्रदेश है, बोथ ए एंड बी है, या इसके अलावा और कुछ है, या फिर नन ऑफ द अबव है? चलिए बताइए। चलो समय खत्म जो हो चुका है, तो इसका सही आंसर आपके सामने है बोथ ए एंड बी। केरला और अरुणाचल प्रदेश दोनों का जो है ग्रेट हॉर्नबिल ये स्टेट बर्ड है। ठीक है, आप सभी अपने अपने स्टेट का जो स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, उससे पहले हम अभी इसका जो ग्रेट हॉर्नबिल है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है अभी जो न्यूज़ में था, इसका 22वां एडिशन जो है, इसका 22nd एडिशन जो है, ये एनुअल इवेंट जो है ये दिसंबर 1 को स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे? नागालैंड में। उसका जो 17 ट्राइब था, 17 ट्राइब से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल इसको कहा जाता है। ओके, तो ये हाँ हाइलाइटर से थोड़ा आपको ये समझ में आएगा, थोड़ा कम होगा थिकनेस। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? सो स्टेट टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो ये जो कहाँ पे है? ये कसामा, इस विलेज में इसको ऑर्गेनाइज किया है, जो 12 किलोमीटर कोहिमा से। ठीक है, कोहिमा जो है नागालैंड की कैपिटल सिटी है। हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल ये भी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, द फाउंड जो है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये तो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जो हॉर्नबिल है ये कहाँ कहाँ पे फाउंड जाता है? इंडिया में जो है ये साउथ ईस्टर्न रीजन में भी देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये भूटान में, नेपाल में, देन इंडोनेशियन आइलैंड में जैसे सुमात्रा है यहाँ पे, और मेनलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में भी ये पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि अगर आपको ये देखना है, ठीक है, तो हम इससे थोड़ा मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैप पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, कहाँ पे? इंडिया के इस जोन में। ठीक है, तो ये इंडिया है हमारा, और ये रीजन जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ना नागालैंड, मणिपुर, ये वाला रीजन। ठीक है, और बाकी म्यांमार हो गया, नीचे अगर जाएंगे तो थाईलैंड हो गया, और इंडोनेशिया वाला भी रीजन हम देखने वाले ही। ठीक है, तो अगर मान लो, ठीक है, तो ये वाला रीजन है पूरा। ठीक है, ये सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, यहाँ से जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, अपना नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, भूटान, ये इस एरिया में ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं हॉर्नबिल के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये है हॉर्नबिल। ठीक है, जो पक्षी किसी ने नहीं देखा हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बारे में और जानकारी है। द ग्रेट हॉर्नबिल आल्सो नोन एज द कॉनकेव कॉस्क्यू हॉर्नबिल। कॉनकेव कॉस्क्यू हॉर्नबिल भी इसको कहा जाता है। कॉस्क्यू माने इसका जो ये है ना ऊपर का येलोइश कलर का, उसको कॉस्क्यू बोला जाता है। ठीक है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। ठीक है, और लॉन्ग लाइव्ड है, मतलब ज़्यादा साल ये तो लगभग 50 साल इन कैप्टिविटी में। कैप्टिविटी मतलब जो संरक्षित क्षेत्र है इसमें लगभग 50 साल तक ये जी सकता है। इट इज़ प्रीडोमिनेटली फ्रूगिवरस, ये फल भी खाता है। ठीक है, एंड इट इज़ अपॉर्चुनिस्ट एंड इट विल प्रे ऑन अ स्मॉल मैमल, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। ये बर्ड्स को भी खाता है, रेप्टाइल को भी,
मैमल को भी, और फ्रूगिवोरस भी है, मतलब फल भी खाता है और फल खाने वालों को भी खाता है। ये है अपना हॉर्नबिल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्नामेंटल वैल्यू, जो जो कॉस्के है ना, ये टॉप वाला जो यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, ये जो है ये ऑर्नामेंटल वैल्यूज है इसका, इसके लिए इसका शिकार किया जाता है, ठीक है। और इसको मीट के लिए भी लोग इसका शिकार करते हैं, ठीक है। द ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। ये आपका क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु वाज अपॉइंटेड एट द सीडीएस ऑफ इंडिया, हु वाज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज द इम्पोर्टेंट सीडीएस ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिपिन रावत के बारे में, जो अभी हाल ही में जो दुर्घटना हुई है, तो काफ़ी ग्रेट मैन थे और इनके बारे में हमको काफ़ी जानकारी होनी चाहिए और ज़रूर पता होना चाहिए कि फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया कौन थे और पर्सनालिटी कैसी थी, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, बी ऑप्शन है जनरल मनोज मुकुंद नारावणे, थर्ड इज एडमायर आर हरि कुमार, एंड लास्ट वन इज द एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो बताइए फटाफट, 10 सेकंड है आपके पास, टाइम शुरू होता है। कौन सा सही है? बिपिन रावत है, मनोज कुमार मुकुंद नारावणे है, देन हरि कुमार है, या फिर विवेक राम चौधरी है, ठीक है। तो टाइम खत्म होगा, इसका सही आंसर आपके सामने तो बताएंगे, लेकिन जनरल बिपिन रावत के बारे में भी हम जानकारी जरूर देखेंगे। देखिए यहाँ पे मनोज मुकुंद नारावणे, ये जो है ये है हमारे आर्मी चीफ, ठीक है। एडमायरल है वो जो है वो हरि कुमार है, ये इंडियन नेवी में है, ठीक है, उसके चीफ है। और एयर चीफ मार्शल जो है वहाँ पे सीधा ही लिखा है, तो वो विवेक राम चौधरी है, ठीक है। तो जनरल बिपिन रावत फर्स्ट सीडीएस है, ओके। तो करेक्ट आंसर इज जनरल बिपिन रावत, ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। जनरल बिपिन रावत के बारे में हम अभी थोड़ी जानकारी देखते हैं, ठीक है। ये है हमारे रिस्पेक्टेड फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया जनरल बिपिन रावत, ग्रैंड सैल्यूट इनको। देखिए जनरल बिपिन रावत के बारे में जो है ये 8 दिसंबर 2021 को जो है इनका देहांत हो गया है, शहीद हुए, ठीक है। ये इंडियन एयरफोर्स MI-17 से हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु जो है उधर जा रहे थे, तो इनका वहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश होके देहांत हो गया, ठीक है। ही वॉज अकम्पनाइड बाय हिज वाइफ, इनके वाइफ भी साथ थे और उनके साथ भी उनके पर्सनल स्टाफ मेंबर भी थे। तो ये सब उनमें जो क्रैश में है वो मारे गए हैं, ठीक है। इनके जो है अलग अलग इनको जो उपाधि दी गई है, या फिर जो ये जो मेडल दिख रहे हैं ना आप, इनके अलग अलग नाम जो है जो आपके समझ से काफ़ी परे है, ठीक है। जैसा PVSM जो परम विशिष्ट सेवा मेडल, देन उत्तम युद्ध सेवा मेडल है, अति विशिष्ट सेवा मेडल है, युद्ध सेवा मेडल है, सेना मेडल है, विशिष्ट सेवा मेडल, मतलब ऐसे काफ़ी मेडल है जिनके नाम आपने भी सुने भी नहीं होंगे। तो ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी ये थी, ठीक है। और जानकारी है, ये 4 स्टार जनरल इंडियन आर्मी, 4 स्टार जनरल ऑफ इंडियन आर्मी के 4 स्टार जनरल थे, ठीक है। उसके बाद अगर द फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, CDS तो थे, ये तो आपका क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। 13 दिसंबर 2019 को अपॉइंटेड किए थे फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया, एंड ऑफिस उन्होंने अपना ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। मतलब उनको लगभग 1 जनवरी से लेकर अभी दिसंबर चला, लगभग 2 साल कंप्लीट होने को थे एज ए CDS ऑफ इंडिया, एंड 26 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडियन आर्मी से। तो काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटी थे जनरल बिपिन रावत, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ये फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, मतलब असीम पोर्टल, इसका सिंपल जो है ये असीम, ठीक है। असीम आप याद में रखिए, ठीक है। तो उच्च मिनिस्ट्री किसने असीम पोर्टल लॉन्च किया? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन ये रहे। फर्स्ट वन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकंड इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड वन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, लास्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
चलिए बताइए 10 सेकंड में फटाफट। असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया? असीम बोले तो आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। मतलब यूँ मान लो ये अपना naukri.com जैसा ये पोर्टल है जो गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो बताइए सही क्वेश्चन। चलिए समय तो खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। स्किल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर मैपिंग मतलब क्या करेंगे, ये जो इंडस्ट्रीज को है या फिर जो एम्प्लॉयर है उनको एम्प्लॉयज प्रोवाइड करेंगे, मतलब naukri.com जैसा। अगर मान लो आप अगर उच्च शिक्षित है या फिर जो भी आपका स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब प्रोवाइड करने का ये एक पोर्टल है, असीम पोर्टल, ठीक है। जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये लॉन्च इन्होंने असीम पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ उससे असीम पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। असीम पोर्टल जो है तो लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये तो पता है भाई। सप्लाई ऑफ स्किल वर्कफोर्स विथ मार्केट डिमांड, ठीक है। स्किल वर्कफोर्स विथ मार्केट में जैसा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग स्किल वर्कफोर्स जो है ये सप्लाई करने का काम करेगा असीम पोर्टल, ठीक है। असीम पोर्टल इज बीइंग मैनेज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC द्वारा ये मैनेज किया जाएगा, ठीक है। NSDC द्वारा ये मैनेज किया जाएगा असीम पोर्टल, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट विथ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हेल्ड इन, कहाँ पे हुई थी? रशिया और इंडिया की 21वीं जो एनुअल समिट थी कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने, मुंबई, सेकंड इज चेन्नई, थर्ड वन इज दिल्ली एंड लास्ट वन इज डी ऑप्शन इज कोलकाता। समय शुरू होता है अब, बताइए फटाक से। न्यूज़ में था और अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है। तो इंडिया और रशिया, जो व्लादिमीर पुतिन थे वो इंडिया के अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो मीटिंग किए हैं, ठीक है। तो ये समिट में जो है कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, सी द करेक्ट वन, ओके। तो चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा। द मीनिंग द मीटिंग इज सिग्निफिकेंस टू द वॉज द फर्स्ट 2+2 मीटिंग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट, और डिफेंस मिनिस्टर। फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर जो है ऑफ टू कंट्रीज, इसका 2+2 मीटिंग हुई है, ठीक है। फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिन्स्क एग्रीमेंट बिटवीन विच टू कंट्रीज? मिन्स्क एग्रीमेंट जो है ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में हुआ है? ऑप्शन है यूक्रेन चाइना, सेकंड वन इज चाइना रशिया, थर्ड वन इज इंडिया एंड यूक्रेन, लास्ट वन इज यूक्रेन एंड रशियन फेडरेशन। ऑप्शन है तो आपने पढ़ लिए होंगे, फटाफट आंसर फाइनलाइज करिए, बताइए, ठीक है। मिन्स्क एग्रीमेंट किन किन दो कंट्री के बीच में हुआ था? सो आपका राइट आंसर है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में। ये हाल ही में एग्रीमेंट, मतलब हाल ही में नहीं है, मिन्स्क 1 है, मिन्स्क 2 है, ये भी है, मतलब हुए थे। तो ये एग्रीमेंट आपको पता रहना चाहिए, हाल ही में अभी न्यूज़ में थे। यूक्रेन एंड रशियन फेडरेशन के बीच में मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ। सो डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय, भाई किसने रिलीज किया है इनइक्वालिटी रिपोर्ट? ये आपका SSC UPSC सभी लगभग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसने रिलीज किया। ऑप्शन रहे आपके सामने ये, फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, सेकंड इज द वर्ल्ड बैंक, थर्ड वन इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो बताइए सही आंसर। सो तो टाइम शुरू हुआ है, ठीक है। इन जैसा वर्ड है ये तो मतलब याद रखने के लिए काफ़ी है, ठीक है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है और नीचे दिया है सी में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब भी दिया है, ठीक है। तो सही आंसर इसका यही है, सी द करेक्ट वन, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं कि भैया वर्ल्ड जो ये है इनइक्वालिटी लैब, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट वाज रिलीज बाय द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज किया है
वर्ल्ड इनइक्वालिटी, सो द वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस जो है ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, इम्पैक्ट कोविड क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या क्या हुआ है, देन हाँ वेल्थ कैसा है कंट्री का, कार्बन इनइक्वालिटी कैसे, ये सभी चीज़ें इसमें डाटाबेस में काउंट किए जाते हैं, तब जाके ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और कौन बनाता है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी भी, ये आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। ठीक है, और क्या क्या काउंट होता है ये भी है, वेल्थ है, कोविड का क्या इम्पैक्ट है, जेंडर इनइक्वालिटीज कैसे है, हाउस होल्ड वेल्थ कैसा है, और कार्बन इनइक्वालिटी ये भी इसमें काउंट हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कस्तूरी रंजन कमिटी रिपोर्ट रिलेटेड टू, ये रिपोर्ट हाल ही में अभी न्यूज़ में था, तो ये रिपोर्ट जो है ये रिलेटेड किससे है, ठीक है, मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया से है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वह ईस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से, हिमालय से, या फिर ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है, तो ये इतना तो भी कमिटी किसके बारे में है ये तो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ कमेटी में क्या दिया है वो अलग बात है, लेकिन आपको ये बेसिक सी जानकारी पे ये जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है और ये किस मतलब ज्योग्राफिकल रीजन से ये कमेटी रिलेटेड है। तो ये 10 सेकंड आपके चालू हो गए। ठीक है, तो बताइए फटाफट, सुना ही होगा आपने न्यूज़ में था। सो द राइट आंसर ऑफ द कस्तूरी रंजन कमिटी इज, ठीक है 10 सेकंड ही मिलते हैं, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है, फटाफट डिसाइड करना है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स के बारे में ये कस्तूरी रंजन कमेटी है, इसने इसका रिपोर्ट जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, तो बी द करेक्ट वन, कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट जो है, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या है अपोज किया है इस कमेटी का रिपोर्ट का। ठीक है, इस कमेटी का रिपोर्ट का जो है जो वेस्टर्न घाट के ऊपर है, भैया क्यों अपोज किया है। तो द रिपोर्ट में जो दिया है जो 37% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट टू बी डिक्लेयर एज इको सेंसिटिव एरिया। अगर इको सेंसिटिव एरिया है तो आप उसका यूज जितना चाहिए उतना नहीं कर सकते, तो ये कर्नाटका तो दिक्कत है, तो इसीलिए ये कर्नाटका का अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो, कस्तूरी रंजन कमेटी रिलेटेड टू द वेस्टर्न घाट, स्पेशली रिलेटेड टू कर्नाटका जोन। ठीक है, जो कोकन एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM टेस्टेड बाय, ठीक है, तो ये जो है किसने टेस्ट किया है, तो DRDO, इसरो, नासा एंड जाक्सा। ठीक है, लॉन्च लॉन्च वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और मिसाइल की बात है भी। ठीक है, मिसाइल की बात है, तो ये मिसाइल भैया अपने इंडिया में जो है ये कौन टेस्ट करता है, आपको पता ही होगा। चलिए ऑप्शन तो है आपके सामने, चलिए आंसर दीजिए विद इन 10 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, जो अपना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये जो VLSRSAM जो है ये टेस्टेड किया है DRDO ने, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सरफेस से एयर में जो यूज करेंगे उसको ये है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, टेस्टेड है DRDO, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये तो है लॉन्च फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर जो है वहां से इसको टेस्ट किया है। ठीक है, हाँ ये बताइए चंदीपुर भाई ये कहाँ किस स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर हो सके तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये किसके लिए बना है भाई, इंडियन नेवी के लिए बना है, आर्मी के लिए बना है, तो ये है नेवी के लिए। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इट्स प्रोवाइड द नेवी विथ 360 डिग्री एरियल शील्ड अगेंस्ट द इनकमिंग टारगेट एंड द एयर डिफेंस और इनकमिंग टारगेट के लिए लगभग 360 डिग्री मतलब पूरा गोल चक्कर जो है इस पे ये आपका जो है इनकमिंग टारगेट्स और एयर डिफेंस के लिए काम में आने वाला है। ठीक है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री हैज फॉर्मुलेटेड द ड्राफ्ट
a draft national strategy and roadmap of rural tourism to develop the promote local product through tourism। ये जो है भाई टूरिज्म के बारे में बात कर रहे थे, मिनिस्ट्री पूछा है तो भाई टूरिज्म मिनिस्ट्री हो सकता है मैक्सिमम। यहाँ से ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सेकंड रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिन्होंने नेशनल ड्राफ्ट जो है ये रोड मैप है जो रूरल टूरिज्म, जो ग्रामीण भाग जो एरिया का जो टूरिज्म है, पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है, फॉर्मुलेट किया है, ड्राफ्ट किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियस है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। द सेंट्रल हैज सैंक्शन 120 करोड़ हाल ही में सैंक्शन की है फॉर रूरल एरिया के लिए, रूरल सर्किट के लिए, ठीक है। ये इसका अलग अलग थीम रहेगा, जैसे इको टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ है, बुद्धिस्ट है, डेजर्ट है, स्पिरिचुअल है, रामायणा, कृष्णा, कोस्टल, नॉर्थ ईस्ट रूरल है, हिमालय है, ट्राइबल है, हेरिटेज है। ऐसे अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग जोन के लिए स्पेशली ये रोड मैप बनाया गया है और 120 करोड़ हाल ही में सैंक्शन किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM, PM प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। Statement 1 is administered by the Ministry of Labor and Employment. Second is implemented by LIC. Third one is open for unorganized worker and last one is all of the above। 10 सेकंड है आपके पास, बताइए फटाक से आंसर इसका कौन सा है करेक्ट वन, ठीक है। तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट द्वारा है, ठीक है। श्रम योगी है, श्रम की बात कर रहा है, लेबर श्रम करते हैं तो भाई ये हो सकता है। दूसरा है इम्प्लीमेंट LIC, क्या ये स्कीम है और ये पेंशन स्कीम है, यहाँ तो नहीं दिया है लेकिन आपको पता होना होगा शायद, ठीक है। तो LIC द्वारा पेंशन हो सकता है भाई। ओपन फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए श्रम है, वर्कर श्रम करते हैं। और अनऑर्गेनाइज है, क्या ये अनऑर्गेनाइज है, क्या ऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, चले देखते। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने ये ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए मतलब अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, लेकिन ऑल तीनों ऑप्शन के लिए, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इम्प्लीमेंटेड LIC द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानकारी, क्योंकि स्कीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, कि भाई ये है जैसा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये पेंशन स्कीम है, ठीक है। तो इसके बारे में स्कीम इज ओपन फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो भाई जिनका PF नहीं कटता है, ठीक है, या फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम, किसी कंपनी में जो है वो काम नहीं करते हैं। और अनऑर्गेनाइज है मतलब जो ये करते हैं, मतलब खेती में काम करते हैं दूसरों को खेती पे, ठीक है। शुड नॉट एंगेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। मेंबर ऑफ, हाँ EPFO ये सब दिया है यहाँ पे, EPFO है, NPS है, ESI में आपका जो है मेंबर नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। और इनकम टैक्स, अगर आप टैक्स पे करते हैं तब भी आप इसको एलिजिबल नहीं है, ठीक है। शुड बी एज 18 से 40 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप जो है किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर का में अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आप मान लो बेरोजगार हैं, ठीक है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर ये कर रहे हैं, आप अगर लेबर है, ठीक है, लेबर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, खेती में काम कर रहे हैं, या आप कौन सा भी अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना खुद का या फिर दूसरों के खेती में या फिर दूसरों के यहाँ पे काम कर रहे हैं, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द मंथली इनकम शुड बी इक्वल लेस देन RSS। तो आपका जो मंथली इनकम है जो 15,000 पर मंथ से कम होना चाहिए, लेस देन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो और इक्वल टू और 15,000 से आपको अगर कम है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 के बीच में उम्र। सो आपको अगर पेंशन कितना मिलेगा फिर बाद में, लगभग 3,000 पर मंथ। कितना मिलेगा 60 साल के बाद, अगर जैसे आप 60 साल हो जाएंगे आपको 3,000 का पेंशन चालू हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना होगा
हर महीने, ठीक है। आफ्टर द हाँ हाँ, और भी कंडीशन है, जैसे एलआईसी की पॉलिसी अगर किसी ने निकाली होगी तो उसको पता होगा कि भाई बहुत सारी कंडीशन है। अगर डेथ होता है, अगर पार्शियली डिसेबल होता है तो क्या होगा, जो मैं प्रीमियम पेमेंट किया उसका, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर द स्पाउस विल गेट 50% ऑफ द पेंशन एज अ फैमिली पेंशन, ठीक है। अगर डेथ हो जाता है सब्सक्राइबर का तो उसको, उसके स्पाउस जो है उसको 50% पेंशन का मिल जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ द परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, सब्सक्राइबर कैन कंटिन्यू, तो अगर अगर मान लिया आपने अभी अगर 30 साल की उम्र है और आपने ये पॉलिसी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, श्रमयोगी मानधन, और आपको परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हो जाता है इन केस, तो जो सब्सक्राइबर है इसको कंटिन्यू कर सकता है, मतलब उसका प्रीमियम भर सकता है एट द एज ऑफ 60 ईयर, और एग्जिट विद अ कंट्रीब्यूटेड अमाउंट। आप उसको बंद भी कर सकते हैं तभी के तभी कि भैया मुझे बंद करना है, तो आपको जो प्रीमियम आपने पे किया है वो आपको रिटर्न वापस मिल जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, अगर मान लो सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है और हिज और हर स्पाउस दोनों का डेथ हो जाता था, अगर सब्सक्राइबर का होता है तो 50% मिल रहा था स्पाउस को, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का होता है तो द कॉर्पस शाल बी क्रेडिटेड बैक टू द फंड, बैक टू द फंड। तो जो भी अमाउंट कुछ बचा है, ठीक है, तो आपको जो भी नॉमिनीज रहेंगे उनको वो अमाउंट मिल जाएगा वापस, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में आप अपनी डिटेल में पढ़ लिया है। तो इसका थोड़ा और जानकारी हम तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो मतलब बेसिक क्राइटेरिया था इसका श्रमयोगी मानधन योजना का, तो ये तो आपको डिटेल में इतना तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब बाकी का जो है, अगर इसमें और क्या है बताने के लिए, और कुछ खास नहीं है बताने के लिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ फोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट। रायगढ़ फोर्ट जो है ये कौन से स्टेट में है भी, ठीक है। महाराष्ट्र वालों को पता ही होगा, बाकी स्टेट वालों को भी ये जानकारी रहना चाहिए। चलिए, ऑप्शन है गोवा है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है। मैंने आंसर पहले ही बता दिया है तो इसका कुछ मतलब नहीं है अभी काउंटडाउन का, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका सही आंसर महाराष्ट्र है। काउंटडाउन तो चलता रहेगा, ठीक है। तो 10 सेकंड नहीं, अगर आपको अगर पता है तो भाई इसको 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये है छत्रपति शिवाजी महाराज, और करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र है, रायगढ़ फोर्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में काफी फेमस हुआ था, और आज भी फेमस है, आप इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक जो बोलते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जो है ये है बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इतना मेंबर है भाई, 6 है, 5 है, 7 है और 8 है। टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए बिम्स्टेक जो है ये आते रहते हैं न्यूज़ में, और हाल ही में ये न्यूज़ में भी था, ठीक है। तो इसके मेंबर कितने ये तो हमको भाई पता रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और किसी सेंटेंस में अगर मान लो 3 सेंटेंस दिया है और खाली 1 और 2 है, या 1 एंड 2 बोथ है, तो इस केस में लास्ट में वो 6 और 5 मेंबर ऐसा कुछ डाल देता है, और उसमें आपका कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ईजी रहेगा। तो राइट आंसर इज 7 मेंबर है बिम्स्टेक के भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। अगर इसके बारे में हम अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको पता रहे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो और इसके बारे में है, इट इज़ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 7 मेंबर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, हाँ ये, हाँ तो इसमें जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव दिया है ना, बे ऑफ बंगाल जो है, तो इसी ये जो है जो लाइंग एरियाज है बे ऑफ बंगाल के, ठीक है, उसमें वहाँ पे वो घंटे थे, ठीक है। इस्टेब्लिश किया था 1997 में थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। थाईलैंड का जो कैपिटल है बैंकॉक, तो उसका जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है इसमें ये 1997 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। और मेंबर कंट्रीज जो है इसका बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है देयर, म्यांमार एंड द थाईलैंड इज देयर। जैसा कि अगर आपको मैप में अगर हम दिखा दें तो मैप में
आपको देखिए यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड इज देयर, ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। जो ये हाँ जो नेपाल है उसको मतलब बे ऑफ, लेकिन बे ऑफ बंगाल के वो जोन में आ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए उसको भी इन्होंने ऐड कर लिया, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 7 कंट्री है भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 कंट्री है। थाईलैंड से, उसके आगे नहीं जाना भाई, ठीक है, उसके आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है, उसके आगे मान लो अगर मान लो मलेशिया है या इंडोनेशिया है, नहीं जाना है बिल्कुल, ठीक है, आपको थाई मतलब बॉर्डर से ही जाना है, ठीक है भाई। थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, उसके बाद सीधा अपना इंडिया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, और भूटान में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ऐप भाषा संगम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री। भाषा संगम ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया भाई? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपका, जैसा ऑप्शन आपके सामने है, अगर ऑप्शन आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट वन इज कल्चर मिनिस्ट्री है, सेकंड इज स्पोर्ट, थर्ड वन इज एजुकेशन, लास्ट वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए भाषा ऐप जो है, ठीक है, ऐप बनाते हैं भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐप है भाई, ठीक है, तो कुछ बनाया होगा अलग अलग भाषा मिला के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी हो सकता है। एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में भी हो सकता है भाई, भाषा अलग अलग भाषा में आपको कुछ पढ़ाया जाए, ये भी हो सकता है। कल्चर भी हो, अलग अलग भाषा का समर करके कुछ ये बना सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है, चलिए डिसाइड किए, अगर आपने पढ़ा है तो आपको इजी आंसर दे सकते हैं, अगर आपको पता है, न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता है, अगर नहीं है तो इससे आपको, चलिए इसमें पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है। मोबाइल ऐप भाषा संगम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, तो इस राइट आंसर इज एजुकेशन मिनिस्ट्री। द मोबाइल ऐप भाषा संगम इज लॉन्च बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी द करेक्ट स्टेटमेंट। सो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हम सेकेंड वीक का भी अच्छे से कवर करेंगे। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्त के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइव लॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए भाई, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।